नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप लोगों का जीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए विश्व इतिहास की एक कक्षा लेकर आया हूं, औद्योगिक क्रांति। हालांकि विश्व इतिहास से संबंधित कक्षा जो है इसका समय हमारा 11 बजे का है, लेकिन किसी कारणवश आज ये कक्षा 9 बजे मैं लेकर आया हूं। और औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक क्रांति जो है, ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी जो कंडक्ट कराती है, उसमें हिस्ट्री जो सेकंड पेपर ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, एक तो उनके लिए है, एक आरएस के लिए है, एक यूपीएससी के लिए है, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी एक प्रकार से ये वाली क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हमने देख लिया है, और जो विद्यार्थी जीके से संबंधित हैं वो इस क्लास को भी देख सकते हैं। और 3 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास होती है जीसी कैंपस पे, मैं उसमें भी आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्रांति। देखिए, अगर औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो औद्योगिक क्रांति को अंग्रेजी में कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। तो बार बार मैं एक शब्द लिखूंगा, आई आर आई आर। तो आई आर से आप समझ जाना कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो बात कर रहे हैं सर किसकी। तो सर बात कर रहे हैं एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति की। ठीक है भाई। अब औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास की वह युगांतकारी घटना है जिसने मानव सभ्यता को कृषि प्रधान समाज से मशीन आधारित आधुनिक समाज में बदल दिया। ध्यान रखना, कृषि प्रधान समाज से हम जा रहे हैं किधर? तो मशीन आधारित आधुनिक समाज की तरफ। मशीन आधारित। देखिए, शब्दों का चयन ढंग से करिएगा जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन और तकनीक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन और तकनीक और संगठन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं ना, उसी को कहेंगे औद्योगिक क्रांति। देखो, मैं पहले आपको परिभाषा बताता हूं। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बार बार लिखने की बजाय बड़ा शब्द है तो मैंने आईआर। समझिए इसकी परिभाषा। पहली चीज, ये क्या है? तो ये एक प्रकार से विश्व इतिहास से संबंधित है, और विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है साहब। एक युगांतकारी घटना है। इस युगांतकारी घटना ने क्या चेंज किया? तो चेंज ये किया कि कृषि आधारित समाज को, अभी मैंने बताया कि मशीन आधारित समाज में बदल दिया साहब। समझना इसको, बिना समझे वर्ड हिस्ट्री का मतलब ही नहीं है। तो पहला शब्द जो मैंने कहा आईआर, आईआर का मतलब क्या हुआ? आईआर का मतलब है कृषि आधारित समाज जो है, जो पहले चल रहा था वो अब मशीन आधारित समाज हो गया। ठीक है साहब। इसके बाद अगर बात करें तो साधारण शब्दों में समझने के लिए, तो देखिएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी शब्द समझिए का मैंने एक शब्द लिखा है उत्तरार्ध। तो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है, परिभाषा यह है कि 1750 के बाद, क्लियर, 1750 के बाद उत्पादन की तकनीक और संगठन, उत्पादन की तकनीक और इसके ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में, दो शब्द लिखा है, जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, इन दोनों में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को ही कहते हैं आईआर यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोले क्या परिवर्तन हुआ साहब? बोले ये भी बता दो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो बोले परिवर्तन क्या हुआ? मानव श्रम
और पशु शक्ति, पहले क्या होता था, यहां यहां पर क्या था, तो यहां पर काम में लेते थे साहब मानव श्रम, और यहां पर काम में लेते थे साहब पशु शक्ति। भाई खेती करने के लिए जानवर हल चला रहे, फिर मानव, सारे काम मानव कर रहा है। अब जब मानव करेगा, पशु करेगा, तो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, तकनीक तो है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, अपनी एक प्रकार से आत्मनिर्भर समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये जो दो चीजें दिख रहे हैं ना आप, मानव श्रम और पशु शक्ति, इसका स्थान ले लिया मशीनों ने, खासतौर से भाप, और मशीनों ने जो स्थान ले लिया, इसी को कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरे शब्दों में कहें, डोमेस्टिक सिस्टम यानी घरेलू पद्धति जो है, उसमें एक शब्द शुरू हो रहा है, वो कहेंगे फैक्ट्री प्रणाली। तो घरेलू पद्धति से हम गए हैं किस तरफ, घरेलू पद्धति से हम गए हैं फैक्ट्री सिस्टम, फैक्ट्री प्रणाली पर। बोले फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री, फैक्टर शब्द से बना है वह स्थान जहां उत्पादन हो रहा है। और भारत के संदर्भ में अगर फैक्ट्री समझे, तो भारत के संदर्भ में फैक्ट्री जो है वो फैक्टर शब्द से बना है। सभी को मेरा नमस्कार। नीतू जी सर पाइप में, पेपर फर्स्ट में भी मेरिट लिस्ट बनती है क्या? देखो 40% लाने हैं जी, सिंपल सी बात है। और 40% लाओगे तब दूसरे पेपर की तरफ देखेंगे, तो जीके तो आपको बहुत जरूरी है। और 40% हम लोगों ने 70 दिनों में, यानी जीसी कैंपस ने 70 दिनों में आपको कंप्लीट कराने का वादा किया, और मैं गारंटेड कह रहा हूं आपको, हम कंप्लीट कराएंगे। और तो और जीके का मैराथन, सब्जेक्ट का मैराथन भी, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जल्दी आपके सामने आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और चीजों को समझते हुए चलिए। वापस बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिंदी में कहें औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि इंग्लैंड में हो रही है साहब, सबसे पहले तो इंग्लैंड पर भी आऊंगा। अब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही है, उस औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा है कि पहले मानव श्रम और पशु शक्ति का इस्तेमाल हो रहा था, अब उसके स्थान पर क्या आ गया, उसके स्थान पर आ गई है टेक्नोलॉजी। उसके स्थान पर आ गया ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनने लगेंगे। उसके स्थान पर आ गए है भाप की शक्ति, उसके स्थान पर आ गई मशीन, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि फैक्ट्री प्रणाली स्थापित हो गई। अब इसका पॉजिटिव भी आएगा और इसका नेगेटिव भी आएगा। चलें आगे। चलिए साहब, ये तो हो गई परिभाषा। अब औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें, तो औद्योगिक क्रांति जो है, ये शब्द जो दिया है, तो आप ध्यान रखना, फ्रांस के विचारक, फ्रांस के रहने वाले हैं ब्लैंकी। तो मैं लिख देता हूं, ब्लैंकी जो है ये फ्रांस के हैं, और फ्रांस के विचारक जो हैं ब्लैंकी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोल ठीक है साहब। 1837 में इन्होंने प्रयोग किया, और इनकी एक पुस्तक का नाम है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, ये भी याद रखना। तो ब्लैंकी की पुस्तक का नाम, बुक का नाम है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर यानी श्रम। ये बुक आ रही है साहब, ध्यान रखना 1840 में, और इन्होंने ये औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया है, ये किया है 1837। एक तो ये हो गया। कौन है? ब्लैंकी। ब्लैंकी फ्रांस के हैं, इन्होंने 1837 में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है, ये ध्यान में रखना है। और इनकी पुस्तक का नाम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है भाई। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है, अगर आप बात करेंगे, तो अर्नाल्ड टॉयनबी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस इनके बारे में भी बता देता हूं। तो अर्नाल्ड टॉयनबी जो हैं, ये कौन है साहब? ये ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार है।
ठीक है भाई। ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति है ना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक विकास की विकास की जो है ना निरंतर प्रक्रिया है, धीरे धीरे एक दिन में नहीं घटनी। और मध्यकाल के बाद जब मुक्त प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ तो औद्योगिक क्रांति आ गई। और औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर देखें तो इन्होंने विस्तार से बताया है। तो विस्तार से जो बताया वो किसने बताया है, तो बताएंगे अर्नाल्ड टॉयनबी ने। और इनका एक व्याख्यान था, व्याख्यान हुआ, और व्याख्यान जो हुआ है लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। व्याख्यान का नाम क्या है? लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इनका एक व्याख्यान था। और ये व्याख्यान जो दिया गया है, ये दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में। तो मैंने दो शब्दों की बात की है, एक शब्द तो फ्रांसीसी विद्वान है जो लेते हैं ब्लैंकी, और एक विस्तार से बताने वाले जो है ना वो है अर्नाल्ड टॉयनबी। और विस्तार से बताया है किसके बारे में, तो विस्तार से बताया है आईआर के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है बोले साहब। तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताया। अब औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई है, अच्छा एक दो विद्वान और बात करेंगे। तो देखो, ये सपोज करो इंग्लैंड है, ठीक। अब इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन और यूके, इसका भी मैं आपको फर्क बता देता हूं। देखो साहब, यहां एक देश जिसको कहेंगे स्कॉटलैंड, यहां एक छोटा देश जिसको कहेंगे वेल्स, और यहां जो है ये है इंग्लैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये है उत्तरी आयरलैंड। अभी मैप में भी दिखा दूंगा, बस थोड़ा सा समझा रहा हूं। और ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है साहब, अब गौर से देखो साहब, जब हम स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की बात करते हैं, जब हम स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और यही ग्रेट ब्रिटेन जो था, ये शासन चला रहा था भारत में। यही ग्रेट ब्रिटेन जो था, ये उपनिवेश बना रहा था सभी देशों में। और यही ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में, ये भी समझ लेना भाई, और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में इसको भी शामिल कर लेंगे, यानी उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे, तो इसको कहेंगे यूके। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हो रहा है। दो लोगों की हमने बात कर ली है, एक मैंने आपके सामने बात की है ब्लैंकी की, और एक मैंने बात की है अर्नोल्ड टॉयनबी की, और मैंने भौगोलिक स्तर पर आपको समझा दिया कि क्या चीज है क्या नहीं। अब देखो साहब, एक और विद्वान है, उन विद्वान का नाम है जेई स्वेन। जेवी स्वेन कहते हैं कि आधुनिक इतिहास में दो क्रांतियां विशेष रूप से है, एक औद्योगिक क्रांति और एक फ्रांसीसी क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो हम पढ़ रहे हैं, और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक परिवर्तन किया, लोगों के पास स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी शब्दों को दिया। और फ्रांस ने एक प्रकार से 14 जुलाई 1789 को अपनी स्वतंत्रता को अंगीकार कर लिया। तो स्वाइन के साथ अनुसार दो क्रांतियां विशेष रूप से ये कहें वैश्विक इतिहास या आधुनिक इतिहास में जानी जाती। एक दो और उदाहरण हम ले लें। एक विद्वान हुए जिनका नाम है टी एस एस्टन। टी एस एस्टन कहते हैं
कि औद्योगिक क्रांति जो है ना, एक विद्वान हुए टी.एस. एश्टन, ये कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है, समझना, का अर्थ केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है। हाँ भाई, टेक्नोलॉजी में तो परिवर्तन कर दिया, इसके कारण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तकनीकी परिवर्तन ही नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आईआर जो है, तकनीक परिवर्तन ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन भी है साहब। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। परिभाषाएं बहुत सारी है, दो आपको अर्नोल्ड की याद रखनी है और एक ब्लैंकी की याद रखनी है, जो मैंने आपको समझा दी है। देखो, ब्लैंकी है फ्रांस, इन्होंने सबसे पहले यूज किया। अगर प्रश्न आए तो बेहिचक आंसर कर दीजिएगा। और फिर मैंने आपको इनके बारे में समझा दिया सर। अब आगे चलते हैं सर। जो भी मैंने इंग्लैंड के बारे में बात करी है, वो इधर आप मैप में भी देख लो। ये देखो सर, ये है इंग्लैंड, जो अभी मैंने आपको मैप से समझाया है। अब देखो, पानी से घिरा हुआ है साहब, प्रायद्वीप है। अब आगे चलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे देख। अब इतिहास की अगर बात करें तो क्रांति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हस्तशिल्प के स्थान पर मशीनों का प्रयोग हो गया। लोहे और कोयले में भारी वृद्धि देखी गई है। परिवहन और संचार के साधनों में परिवर्तन होगा। रेलवे, टेलीग्राम और एक पूंजीवाद का उदय होगा। मध्यम वर्ग का प्रभाव, कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा। यानी कि समझने वाला टॉपिक है, ये ध्यान रखना। अब देखो साहब, अब बात करते हैं कि इंग्लैंड में क्यों हुई, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में हो रही। मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन बता दिया, और ग्रेट ब्रिटेन में अगर जब हम इसको शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन, और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब इसको भी शामिल कर लेंगे तो फिर ये हो गया यूके। एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूपीएससी तक में पूछा जाता है, तो याद कर लेना। क्लियर। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्यापक चेंज आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बिंदु के माध्यम से समझाऊंगा। हेमराज, अरे धन्यवाद धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम। 3 बजे वापस हम मिलेंगे जीके के लिए। और अब समय कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाओ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जीसी कैंपस, वो आपका सुख दुख का साथी है, और आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा है एक से एक शानदार। और मैथ्स की क्लास आपने देख ही ली है, पॉलिटी की क्लास आपने देख ही ली है, साइंस की क्लास आपने देख ही ली है, मुझे आप देख ही रहे हैं। जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी है और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तुरंत जीसी कैंपस का ऐप डाउनलोड कर ले। ओके, धन्यवाद, चलते हैं। अब देखो साहब, अब इंग्लैंड में सबसे पहले हुई, लेकिन व्यापक असर बेल्जियम पर देखा गया। किस क्षेत्र में हुई? अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, सूती वस्त्र उद्योग में होती है। देखो, मेरी क्लास में सुनना ज्यादा है, मैं जब इधर उधर हूं और बातें करूं आपसे, तो आपको एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर ईमानदारी से बताऊं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओ आप, फिर देखो आनंद। और फिर नोट्स सामने रखो और मेरा वीडियो देखो, खेल खत्म। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हो रही है, और सबसे व्यापक प्रभाव जो देखा जा रहा है वो किस पर देखा जा रहा है? बेल्जियम। शुरुआत कब हो रही है? पहला चरण, देखो 2 फेज है। तो चरण फर्स्ट, आईआर का पहला चरण। तो पहला चरण हम बात करें 1750, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और देखो 1750 में भारत में क्या हो रहा है। तो 1750 के बाद अगर भारत में देखेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है, 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, और 1774 में अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है, और 1776 में फ्रांस स्वतंत्र हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका जब स्वतंत्र हो रहा था तो भारत गुलाम हो रहा था। ठीक है। तो अगर सन पूछे तो पहला चरण है 1750 से लेकर 1850,
और दूसरा चरण जो है, सेकंड फेज जो है, ये 1850 से लेकर अब तक चल रहा है साहब। ये रहा, ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो मुझसे आप पढ़ रहे हो, एआई, टेक्नोलॉजी। और आगे तो और बहुत सारी परिवर्तन आने वाले हैं, तो तिथि भी याद रखना, नाम भी याद रखना, परिभाषा भी याद रखना, ब्लैंकी भी याद रखना, अर्नाल्ड टॉइनबी भी याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन भी याद रखना, और यूके भी याद रखना। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ चीजों की, कि खाली औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत इसको भी समझते हैं। पहला है, अगर हम बात करें तो कृषि क्रांति। कृषि से ही शुरू करते हैं, इस चारों फैक्ट को समझाता हूं। देखो, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, समझना भाई, समझने वाले क्लास लें तो बेस्ट है, याद करने वाले तो ऑटोमेटिक याद कर लेंगे सर। कृषि क्रांति, पहली चीज, अगर कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार किसने तैयार किया है, तो खेती ने तैयार किया है। भाई रॉ मटेरियल कहां से आएगा? भाई इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी। और 18वीं शताब्दी के आसपास अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड में खेती की तरीके में परिवर्तन हुआ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, उस पर बात करेंगे। बाड़ेबंदी की गई साहब, सीड ड्रिल आ गया साहब, जेथरो टूल का एक आया सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से क्या होगा कि बीज जो बोएंगे ना, वो एक निश्चित जगह पर जाएगी। ऑर्थर यंग साहब एक प्रणाली लेकर आएंगे जिसको कहेंगे एनक्लोजर मूवमेंट, या ये कहेंगे बाड़ाबंदी प्रथा, कि छोटे छोटे खेत है ना, इनको एक बड़ा करो। तो बीच में जो स्पेस है, जैसे मान लो ऐसे देखो, बाड़ाबंदी प्रथा को मैं ऐसे बताऊं, ये देखो, ये बीच की जो लाइन, ये जो छोटे छोटे खेत है ना, ये एक खेत राम का है, एक श्याम का है, एक किसका है, ये किसका है, ये है, इनको एक करो। तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर में व्यापक परिवर्तन, तो मैं पहले यहां पर आऊंगा, इससे पहले आपको समझाऊंगा। देखो, एनक्लोजर मूवमेंट आएगा, बाड़ाबंदी प्रथा आएगी, जो आपको समझने की आवश्यकता है। पहले हम जीरो से चले, सारा कंप्लीट है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो खेती में परिवर्तन आया, छोटे छोटे खेतों को एक किया गया। अब इससे क्या हुआ परिवर्तन से, तो परिवर्तन से क्या होगा साहब, पैदावार बढ़ गई। ठीक है, अब पैदावार बढ़ गई, तो कच्चा माल, इसकी वजह से कच्चा माल उपलब्ध हो गया। पहले क्या होता था कि व्यापारी जो होते थे ना, भाई इंग्लैंड में 9-10 महीने ठंड पड़ती है, 2 महीने ठीक ठाक मौसम होता है। तो पहले क्या होते थे, व्यापारी जो इंग्लैंड में, वो गांव गांव जाते थे, गांव जाते थे, ऊन ले जाते थे, और एक फैमिली को दे देते थे, बोले साहब मैं 6 महीने बाद आऊंगा, इतने स्वेटर इतने शॉल ये तैयार करके रखना। तो पूरी फैमिली उसमें जुटी रहती थी 18वीं शताब्दी से पहले। सपोज करो ये गांव है, गांव में एक राम का परिवार, श्याम का परिवार, जॉन का परिवार, मिडल का परिवार, ये एक व्यापारी है। तो ये व्यापारी गांव में जाता था, इसको थोड़ा सामान दिया, इसको थोड़ा रॉ मटेरियल दिया, इसको थोड़ा मटेरियल दिया, ये हाथ से बनाते थे साहब, पूरी फैमिली काम करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, मशीनें लगने लग गई, इंडस्ट्री लगने लग गई, टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये लोग जो गांव में काम कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, ये जो गांव में परिवार काम कर रहे हैं, ये परिवार गांव से शहरों की ओर आएंगे, और शहरों में सिस्टम होगा फैक्ट्री सिस्टम। ये आएगा, इसकी ये कमी भी है, एक प्रकार से नेगेटिविटी भी है। तो कच्चा माल मिला, कपास और ऊन, तो इसको मैं बाद में बात करूंगा। ये छोटा सा एक समझाना था आपको। देखो साहब, तो कच्चा माल, कपास प्लस ऊन मिला, क्लियर। अब क्या हुआ, श्रमिकों की उपलब्धता मिल गई, मशीन मिल गए, बेरोजगार किसान जो मैंने बताया था, जो जो थे, जो बच गए थे, वो शहरों की ओर आने लग गए, और शहरों की ओर आने लग गए तो कृषि में उत्पादन बढ़ने से शुरू हो गया
फैक्ट्री सिस्टम। और जब फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ तो एक वर्ग आया जिसको कहते हैं उद्योगपति। तो कृषि क्रांति से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि इंग्लैंड में पैदावार बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई तो कच्चा माल आ गया, कच्चा माल आ गया तो फिर फैक्ट्रियां लगने लग गई, फैक्ट्रियां लगाएगा कौन? उद्योगपति। तो एक वर्ग आ गया सर। आगे चले। फिर दूसरा पॉइंट जो है इसमें, कृषि क्रांति मैंने जनसांख्यिकी क्रांति। देखो, जनसंख्या में अचानक तेज वृद्धि को जनसंख्या की क्रांति कहते हैं। सिंपल सी बात, यहां लिख देता हूं, जनसंख्या में अचानक तेज वृद्धि, ये क्या कहलाएगी? जनसांख्यिकीय क्रांति कहलाएगी साहब। अब इससे क्या होगा? कृषि क्रांति के कारण भोजन की कमी दूर हो गई, उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। चिकित्सा सुविधाएं में सुधार हुआ, टेक्नोलॉजी आ रही है। मृत्यु दर में यहां गिरावट हो रही है इस वजह से। तो अब मृत्यु दर में गिरावट हो रही है तो फिर जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, समझना। जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किस किस की बढ़ रही है भाई? तो डिमांड, ध्यान रखना, एक डिमांड तो बढ़ेगी कपड़ों की। साल में 3 बार तो कपड़े आप लोग ही खरीद लेते हो, वस्तुओं में। और बर्तनों की डिमांड बढ़ेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होगा? औद्योगिक वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। अब मजदूर मिल गए, अब ये जनसंख्या बढ़ गई ना, तो जनसंख्या बढ़ गई तो मजदूर मिल गए, फिर कारखाने लग गए काम करने, इनके पास पेमेंट आ गया, कैश आ गया, तो और चीजें। तो कारखाना चलाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर मिल गए। और वो किस वजह से मिले हैं? जनसांख्यिकी क्रांति, ठीक है। फिर आ जाओ, अगर बात करें तो परिवहन क्रांति, इसको भी समझा देता हूं। भाई आईआर की बात कर रहे हैं, बोले साहब आईआर में परिवहन क्रांति। अब मुझे आगे फैक्ट समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ा रहा हूं। परिवहन क्रांति, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। अब मशीन है, फैक्ट्रियों में लगेगी, कच्चा माल फैक्ट्रियों में जाएगा। भाई फैक्ट्री आ गया, ये लो साहब, तो ये जो मशीनें हैं ये फैक्ट्री में जाएगी, ये कच्चा माल फैक्ट्री में जाएगी। जनसंख्या बढ़ गई तो मजदूर तो मिल ही गए आपको, ये लो साहब मजदूर हो गए। कच्चा माल मिल रहा है, ये रहा। जाएगा किससे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाएगा। ये जो चीजें जाएगी, ये जाएगी किसके माध्यम से? सड़क के माध्यम से। तो डामर, तो सड़क बनने की बात आएगी। मैकडैम पद्धति कहेंगे सड़क निर्माण को, याद रखना। पूछ लेगा आपसे कौन सी पद्धति थी, तो मैकडम पद्धति किस लिए जानी जाती है? तो आप बताएंगे सड़क निर्माण से संबंधित। फिर नहरों का जाल बिछेगा, रेलवे का जाल बिछेगा, तो सड़क के बाद जल मार्ग, तो जल से भी जाएगा, तो फिर नहर बनेगी, फिर रेलवे आएगी। भारत में तो मुंबई से ठाणे के बीच हमने पढ़ा है हमारे जीके वाले में, यहां पर 1825 में आ जाएगी। अब ये दूरियां कम कर देंगे साहब। कारखानों, या मान ली कारखाने हैं, कारखानों से क्या होगा? तो कारखानों से बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाएंगे, दूर दराज के इलाके। और अभी मैं इंग्लैंड की स्थिति बताऊंगा। आर्थिक और सामाजिक रूप से सब एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देंगे। तो ये किससे होगा? ये परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, परिवहन क्रांति है। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक पर नहीं टिकी हुई है, कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल है, इसलिए आपको बता दूं, एआर के सवाल नहीं कर पाते हो आप जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब देखो एक शब्द लिखा है वाणिज्यिक क्रांति। पहला मैंने बताया कृषि, जनसंख्या, परिवहन। अब देखो इससे जुड़ा हुआ वाणिज्यिक क्रांति, इसको भी समझा देता हूं। आईआर में वाणिज्यिक क्रांति कैसे काम कर रही है सर? कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। अब व्यापार और उत्पादन हो रहा है। अभी आपने देखा फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है। अब फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है तो व्यापार होगा ना, बेचेंगे इसको।
तो बेचने के एवज में धन आएगा। तो धन कहीं ना कहीं रहेगा। बोले हाँ साहब, धन तो कहीं ना कहीं रहेगा। बोले कहाँ रहेगा? बोले बैंक में रहेगा। आज भी बैंक में रहे। तो बैंकिंग क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है। फिर क्या होगा? इसी अब एक एक पैसा कमा रहा है तो दूसरा भी कमाएगा। और भौगोलिक खोजें होंगी, तो भौगोलिक खोजें तो हम पढ़ चुके हैं। फिर भी नई नई जगह आज भी देखो ना, चंद्रयान मिशन चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? यूरेनियम खोजेंगे साहब। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखें तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो बार बार चांद पर ऐसे ही नहीं भारत चंद्रयान अभियान कर रहा है, या और सारे देश इतने अरबों करोड़ों रुपए लगा के ये मिशन चला रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि वहां से ऊर्जा संसाधनों को प्राप्त किया जाए। तो बैंकिंग प्रणाली आ गई। अब बैंकिंग प्रणाली आएगी तो बैंक क्या करता है? लोन देता है। लोन देगा तो फिर इंडस्ट्री लगेगी। आज भी देख लो साहब। तो ये चार पिलर आपको ध्यान में रखना है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ चल रहे हैं। कृषि क्रांति, जनसंख्या की क्रांति, वाणिज्य की क्रांति और परिवहन की क्रांति, जो कि मैंने आपको समझा दी। अब आ जाओ साहब, हेडिंग डाल लो कि बोले सर इंग्लैंड में ही क्यों। तो मैं एक छोटा सा पहले बेस तैयार कर दूं जिससे कि की याद रहेगा आपको। तो देखो, इसको याद कर लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक तो सबसे पहले आप लिखेंगे कृषि क्रांति। तो ठीक है भाई, कृषि क्रांति ने क्या किया? तो आधार तैयार किया, बेस बनाया। फिर वाणिज्यिक क्रांति। लो साहब, तो वाणिज्यिक क्रांति क्या कर रही है? तो वाणिज्यिक क्रांति इसकी व्यवस्था कर रही है। व्यापार करने के लिए ये तो कैपिटल तो चाहिए ना। लो साहब, फिर आ जाओ जन सांख्यिकीय क्रांति। बोले सर ये भी समझाया, जनसंख्या बढ़ गई, अचानक विस्फोट को जनसंख्या ही क्रांति कहते हैं। भारत में तो हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बनता है, तो भारत में तो हर साल जनसंख्या की क्रांति होती है। सब होगी भी। ये मजाक की भी बात नहीं, भारत के पास इतने संसाधन है। और भारत आज से नहीं, हजारों साल से पहले, मैं बताऊं, चाइना की जनसंख्या कुछ ही नहीं है। अंग्रेज, अगर भारत की जनसंख्या कम हुई है ना, तो 1747 से लेकर 1947 तक हुई है। ध्यान रखना, इससे पहले उठा के देख लो, जनसंख्या वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा हम ही हैं। और अभी भी हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। तो बोले सर 1747 से लेकर 1947 तक भारत की जनसंख्या कम कैसे हो गई? अजी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, भारत को लूटा। और जैसे ही भारत को लूटा, तो यहां दरिद्रता, अकाल, भूखमरी, तो लोग मरेंगे। दो विश्व युद्ध लड़े, तो सारे के सारे संसाधन हमारे ले गए। हमारे यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, बंगाल की सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी। फिर इतने युद्ध लड़े गए, फिर भारत का विभाजन हुआ। तो ये भी बहुत सारी चीजें, अदरवाइज जनसंख्या में तो टॉप पे है। ठीक है। जनसंख्या क्रांति ने क्या कर दिया? बोले मांग दे दी साहब, डिमांड। एक तो इसने ये प्रोवाइड कर दी, और इसने ये भी दे दिए साहब, मजदूर दे दी। और चौथा, एक क्रांति और हुई जिसे कहते हैं परिवहन क्रांति। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस परिवहन क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को स्पीड प्रदान कर दी। बेस, कैपिटल, डिमांड, लेबर। बेस, कैपिटल, डिमांड, लेबर और स्पीड बराबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ए मान लो, उसके बाद बी, सी, डी, एल और पी, जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं साहब। क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बराबर बेस, बेस मतलब एग्रीकल्चर, बराबर लिख देता हूं एग्रीकल्चर।
प्लस कॉमर्शियल प्लस जनसंख्या, और जनसंख्या की बात करें तो डेमोग्राफिक है, और अचानक परिवर्तन हो रहा है तो डेमोग्राफिक में, तो ये डी और ये टी। बस अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये फैक्ट याद रख ले, आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो याद कर ले, और फर्स्ट ग्रेड में तो फैक्ट आपको एज इट इज याद कर लेंगे, क्योंकि हर जगह अब कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्लियर? आगे चलें। कई लोग एग्रीकल्चर, कैपिटल, डेमोग्राफिक और ट्रांसपोर्ट। आगे चलते हैं साहब। अब अगली चीज कि बोले साहब, इंग्लैंड में ही क्यों इंग्लैंड में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ? तो देखो, इंग्लैंड की अगर बात करूं तो मैं आपको कुछ बंदरगाह दिखा रहा हूं कि इंग्लैंड के नॉर्थ में तो एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू कैसल, याद रखना। साउथ में एक बंदरगाह है जिसका नाम है फेलमाउथ, और इस तरफ एक बंदरगाह है आयरिश सी की तरफ जिसका नाम है होली हेड। अब गौर से देखो साहब, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति यूरोप के अन्य देशों की तुलना में एक अलग ही है साहब। बोले क्या? एक तो द्वीप की स्थिति है। गौर से देखो, इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र है, और यही वजह है कि नेपोलियन के युद्धों और यूरोप की आंतरिक उथल पुथल जब हो रही है, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करें तो इसी दौरान नेपोलियन 18वीं शताब्दी में ही हो रहा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हो रहा है। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के अजासियो नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। तो नेपोलियन बिल्कुल इसी समय है, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही है। अब नेपोलियन इधर नीचे की तरफ है, यहां है फ्रांस, ये देखो इंग्लिश चैनल है इसके नीचे। नेपोलियन के युद्धों से बचा रहा इंग्लैंड, और यूरोप में जो अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है या पुनर्जागरण हो, उससे भी दूर रहा। और यही वजह है कि इंग्लैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। तो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की वजह से ही, एक अगर देखोगे तो इंग्लैंड का जो ये कोस्टल एरिया है ना, ये तटवर्ती रेखा जो है ना, ये काफी कटा फटा है, और इस कटे फटे के कारण प्राकृतिक बंदरगाह आसानी से हो सकते हैं। और प्राकृतिक बंदरगाहों से, मैंने बंदरगाहों का नाम लिया, लिखा हुआ भी आप देख लेना, उत्तरी आयरिश और इंग्लिश चैनल। अब तट रेखा आपकी कटी फटी है, दिख रहा है स्लाइड में। तो प्राकृतिक बंदरगाह, और प्राकृतिक बंदरगाह जहां होगा, कच्चा माल और तैयार माल, कच्चा माल तो मंगाना और तैयार माल भेजना आसान हो जाएगा। फिर देखो साहब, ये जो इंग्लैंड का बेल्ट है ना, ये वाला, यहां पर लोहा और कोयला। अब देखो एक चीज और बता दूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण, इंग्लैंड की अगर बात करूं तो इंग्लैंड में लोहा और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी साहब। अब लोहा और कोयले से क्या हो गया देखो, ये समझो, इतनी खदानें हैं कि सोचने की जरूरत ही नहीं थी इनको। इस पर वापस आऊंगा। आईआर में एक तो लगेगी फैक्ट्री, फैक्ट्री में होगा उत्पादन, इस उत्पादन को भेजेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट होगा। और उत्पादन के लिए कच्चा माल, कच्चा माल अगर हम बात करें तो कच्चा माल इंपोर्ट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होंगे ये जहाज से होंगे। ठीक है, अब देखो, आईआर के लिए दो चीजें चाहिए साहब। बोले एक तो चाहिए लोहा और एक चाहिए कोयला। बोले इससे क्या होगा? देखो, लोहे से क्या बनेगी? फैक्ट्री बनेगी। लोहे से क्या बनेंगे? जहाज बनेंगे। लोहे से क्या बनेंगे? टूल्स बनेंगे, उपकरण बनेंगे। लो भाई,
टूल्स बनाने के लिए आविष्कार भी तो चाहिए ना, इसलिए बहुत बड़े बड़े आविष्कारक होंगे, इसको समझ लेना भाई। लोहे से, क्या कह रहे हो आप? मैं थोड़ा सा, गुरुजी, पीडीएफ के डिजिटल पोर्टल पर आप जो लिखते हो ना वो भी ऐड करके हाँ हाँ, मेरा ऐड किया हुआ आएगा। ऐसे खाली पीडीएफ देके तो कोई भी ले लेगा भाई। पीडीएफ तो मैं आपको सारी दे दूं, ये पढ़ी, ये लो, ये रही मेरे, कल रात को बनाई थी मैंने, ये देखो, ये सारी पीडीएफ है, ये देखो आप लोगों के लिए सारी रात को बना रखी, तो ऐसे ही ले लो आप। लेकिन जब तक मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, मैंने आपको ये चीज समझाई, तो पीडीएफ के बिना तो मत, क्या कर लोगे? ले लो पीडीएफ, तो मैं वो, आप चिंता मत करिए। आपको जो हम पीडीएफ भेजते हैं ना, आप निश्चिंत रहें, उसमें मेरे हाथ से लिखा हुआ मटेरियल भी आएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या बनी साहब, पहले इसको समझो, बाकी तो फैक्ट है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बन रही है साहब फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, उत्पादन, उत्पादन का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और फैक्ट्रियों में उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल, कच्चे माल का क्या करेंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्थल और जल मार्ग से होगा, और स्थल और जल मार्ग पर चाहिए परिवहन, और परिवहन को चलाने के लिए चाहिए पावर, शक्ति, और ये शक्ति आएगी कोयले से, भाप से। तो ये तो हो गई एनर्जी, फुल एनर्जी है इंग्लैंड के पास, फुल लोहा है। तो भैया, ऊपर वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। तो गौर से अगर आप देखो, तो भौगोलिक स्थिति में मैं आपसे चर्चा करूं, तो पहले मैंने कहा द्वीप स्थिति में है, चारों तरफ एक प्रकार से समुद्र है, प्रायद्वीप वाली स्थिति में आ जाता है। दूसरा कहा कि नेपोलियन से दूर था। तीसरा मैंने कहा तटवर्ती जो रेखा है ना, इसकी कटी फटी है, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक बंदरगाह आराम से बनेंगे साहब। फिर लोहा कोयला प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब देखो वस्त्र उद्योग। अब यहां बोले सर वस्त्र उद्योग कैसे पनपा, ये भी समझो। अब इंग्लैंड की अगर बात करूं ना, तो इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग इसलिए पनपा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड की जलवायु। ज्योग्राफी वालों, आप में से किसी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, वो समझ जाएंगे। तो जलवायु कैसी है, डैम्प क्लाइमेट है साहब, नम जलवायु है इंग्लैंड की। तो बोले सर इससे क्या होगा, तो इंग्लैंड की नम जलवायु यानी कि आर्द्र जलवायु है। अब ये जो नम या आर्द्र जलवायु है ना, ये सूती धागा बनाने के लिए सर्वोत्तम होती है। समझ गए? इसी वजह से सूती धागा बनाने के लिए सर्वोत्तम जलवायु थी। मैंने कहा ऊपर वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। नमस्कार विक्रम जी, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग लिखा है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा जो स्टूडियो है ना, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब बंद करने के बाद मुझे लगता है कि दिन है कि रात है, पता ही नहीं चलता, इसलिए, है ना। अब देखो, जलवायु कैसी है, आर्द्र है, सूती धागा बनाने के लिए सर्वोत्तम। बोले अच्छा, बाड़मेर में नहीं हो सकता, बाड़मेर की जलवायु कैसी है, शुष्क है, वहां पर क्या होगा, धागा जल्दी टूट जाएगा। और यही वजह है कि इंग्लैंड की नमी ने सूती वस्त्र उद्योग में उसको विश्व का नंबर वन बना दिया। समझ में आ गया होगा, द्वीप, कटी-फटी रेखा, लोहा कोयला, नम जलवायु, और बता देता हूं एक कारण, नदियों का जाल। भाई साहब और क्या चाहिए आपको, बच्चे ही जान लोगे। बोले सर नदियों के जाल से क्या हो गया, अरे इंग्लैंड में छोटी नदियां हैं, लेकिन 12 महीनों में बहती है, 12 महीनों। भारत में कई नदियां सूख जाती है, वर्षा के कारण ही उसमें पानी आ पाता है। अब इंग्लैंड में 12 महीने बह रही है नदियां, तो इससे क्या होगा, इसका उपयोग माल्ट होने में किया जाएगा। और शुरुआत में अगर आप देखोगे, तो वाटर पावर यानी जल शक्ति से मशीनें चलाने का काम किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा मैंने इंग्लैंड में ही क्यों इसकी चर्चा करी। अब आगे चलते हैं सर।
इंग्लैंड में मैंने अभी आपको बताया कि क्रांति जो है, क्रांति का ईंधन क्या है? क्रांति का ईंधन, फ्यूल क्या है? आपका फ्यूल क्या है? फूड। अब देखो, अब ये भी पूछता है, बड़े उद्योगों और मशीनों को निर्माण के लिए लोहे की भारी आवश्यकता थी। इंग्लैंड में डर्बी, ये रहा। इंग्लैंड में स्टेफोर्ड, ये रहा। और इंग्लैंड में लिसेस्टर, ये रहा। ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर कोयले के विशाल भंडार थे। आप देख सकते हैं सर, औद्योगिक क्रांति को गति देने में इन दो खनिजों की प्रमुख भूमिका रही है। और अगर आप कहें तो इसे रीढ़ की हड्डी के समान कह सकते हैं साहब। डर्बी, स्टेफोर्ड और लिसेस्टर। बताऊं आपको एक बात कि बड़े उद्योगों की स्थापना अगर आप करोगे ना, बिग इंडस्ट्री लगाओगे, तो वहां मशीनें मजबूत लगेगी। कभी आप इंडस्ट्री तो वहां पर लोहे की मांग होगी। और लकड़ी की तुलना में ध्यान रखना, लोहा जो है ना अधिक टिकाऊ होता है। और यही वजह देख लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कोयले की बात कर ले, देखो आप, कोयले को आप केवल ईंधन नहीं समझना कि भाई जला दिया। स्टीम इंजन के लिए एक प्रकार से आप देखो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है कोयला। आज भी हम प्रयोग में लेते हैं। इंग्लैंड के पास कोयले के विशाल भंडार थे। न्यू कैसल एक जगह है इंग्लैंड का, याद रखना, न्यू कैसल, ये रहा। न्यू कैसल कोयले के लिए एक प्रकार से जाना गया। भयंकर भंडार मिला। अब इससे क्या होगा? अगर आप गौर से देखो तो ये जो स्लाइड आपको बता रही है ना, 1750 में इंग्लैंड में 5 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जाता था। और औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? 1750 से 1850। और 1850 तक आते आते अगर आप देखोगे तो 50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो गया। 25 गुना वृद्धि है साहब। 2.5 मिलियन टन 1850, देखो आप वहां उसका उत्पादन पहुंच गया लोहे का। लोहे में तो 25, सॉरी, कोयले में तो अगर आप देखें 10 गुना वृद्धि है। और अगर उसमें देखें तो 25 गुना वृद्धि है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर इंग्लैंड के लिए लोहा हो गया, कोयला हो गया, तटवर्ती रेखा हो गई, संसाधन हो गए। अब देखो विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया एक प्रकार से, अगर आप देखोगे तो 1701 से लेकर 1799। 18वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड के पास कई उपनिवेश थे। अमेरिका, अमेरिका हालांकि स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ है। और 1750 से लेकर 1850 तक का काल आईआर, तो जब शुरुआत हो रही है तो अमेरिका भी इसी का उपनिवेश था। तो कच्चे माल की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। और तैयार माल बेचा भी जा सकता था, तो इंग्लैंड के पास कच्चा माल भी था और तैयार माल के लिए एक बड़ी मंडी भी थी। और यही वजह है कि भारत में देखो ईसाई मिशनरियों को भेजा जाएगा। अंग्रेज दिमाग से खेलेंगे अब। अंग्रेज कहेंगे कि हमें रंग रूप से तो भारतीय चाहिए, आचार विचार से अंग्रेज चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हमने करी है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। रजनी पाम दत्ता का कथन है साहब, प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत से कच्चा माल व धन नहीं मिलता ना, तो जितने भी औद्योगिक क्रांति के दौरान आविष्कार हुए ना, उन सबको समुद्र में फेंकना पड़ता। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो अगर आप देखोगे तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। सोचो आप, यानी कि हम थे, ईमानदारी से देखा जाए, इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कर्ता धर्ता। हालांकि मैंने बताया है कि कृषि था, जनसंख्या की था, लेकिन वास्तव में अगर इंडिया नहीं होता ना, रजनी पामदत्त ने कहा है कि अगर इंडिया नहीं होता
तो फिर एक प्रकार से इनको कच्चा माल कहाँ से मिलता, धन कहाँ से मिलता, दूसरे देशों से। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा स्लाइड में आपको दिखाया गया है। आगे चलते हैं सर। एक और चीज आविष्कार वाला कल देखेंगे, नौसैनिक शक्ति और राजनीतिक स्थिरता, ये इंग्लैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये तीन चार कारण हैं जो आपको समझने थे, जो मैंने आपको समझाए हैं। अंतिम कारण आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आविष्कार बताऊंगा कि इंग्लैंड में आविष्कार, और आविष्कार होंगे तभी मशीनें बनी। नौसेना देखो, इंग्लैंड अपनी शक्तिशाली, इंग्लैंड की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। देखो, भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज। पुर्तगीज जो थे उन्होंने अपनी नौसेना को शक्तिशाली बना लिया था भारत के आसपास, लेकिन अंग्रेजों ने उनको भी हराया। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं साहब। फिर एक बात, नौसेना तो इनकी टॉप थी, रॉयल नेवी तो टॉप थी। पॉलिटिकल, यानी कि यहां पर राजतंत्र था इंग्लैंड में। ये रहा, अब राजतंत्र था, सॉरी इंग्लैंड में नहीं, यहां पर इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था थी। राजा रानी तो थे, इसलिए मैंने राजतंत्र बोल दिया। लेकिन बाकी जगह जो अगर आप देखोगे ना, ये बाकी जगह यूरोप में राजतंत्र था, यहां लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। इंग्लैंड में दो सदन थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। संसदीय व्यवस्था थी, लोग चुनकर जाते थे। हालांकि चुनाव में हिस्सा लेने का सबको अधिकार नहीं था, कुछ एक वर्ग विशेष था, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिला के शांति का दौर था। तो ये नौसैनिक स्थिति अच्छी थी और राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक थी। इस वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। प्रमुख आविष्कार जो हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो भाई, औद्योगिक क्रांति की बात करें तो एक छोटे से द्वीप ने पूरी दुनिया को कैसे बदला, ये बात है। छोटा सा द्वीप जिसकी हमने बात करी आज, इंग्लैंड। इसके बाद हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में उत्पादन और तकनीक में परिवर्तन आ रहा है, और इसी को कह रहे हैं एक प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। घरेलू पद्धति से हम फैक्ट्री की ओर गए सर। परिभाषाएं दी, दो लोग याद रखना, ब्लैंकी और एक याद रखने की आपको आवश्यकता है, अर्नाल्ड टॉयनबी। दोनों की बुक्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। इसके बाद औद्योगिक क्रांति क्या है, परिभाषा मैंने आपको बता दी है सारी। आगे चले तो इसके दो चरण, पहला चरण 1750 से 1850, और फिर उसके बाद जो है 1850 से आज तक का चरण। और लास्ट में फिर हमने इसके ये चीज देखी कि इंग्लैंड में ही क्यों ही, और उसको ढंग से समझा। और अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कौन कौन से आविष्कार हुए थे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी फिर हम 3 बजे मिलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रवाद का उदय। और राष्ट्रवाद के उदय में हम पढ़ेंगे आज कि कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, उनकी डिटेल्स क्या थी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।